हे गाइस, वेलकम ऑन दिस यूट्यूब चैनल। आई एम उषा यादव। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट बायोलॉजी क्वेश्चन को। ये हमारा मॉडल पेपर 1 है। सबसे पहला क्वेश्चन है लैक ऑफ आयरन मॉडल वाज एलुसिडेटेड बाय। अगर आपको लैक ऑफ आयरन के कंसेप्ट के बारे में पता है तो आपको पता है लैक ऑफ आयरन बात करता है लैक्टोज के मेटाबॉलिज्म की इन दी बैक्टीरिया। सो हमें पता है कि जो बैक्टीरियल ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो ग्लूकोज और लैक्टोज दोनों को ही एज अ एनर्जी मतलब एज अ कार्बोहाइड्रेट सोर्स वो यूज करते हैं। सो लैक ऑफ आयरन में हम लोग जीन ट्रांसक्रिप्शन और उसका एक्सप्रेशन देखते किस तरीके से लैक्टोज के मेटाबॉलिज्म के लिए कुछ पर्टिकुलर टाइप की एंजाइम्स का एक्टिवेशन होता है। सो ये लैक ऑफ आयरन का जो कॉन्सेप्ट है ये जैकोब एंड मोनार्ड ने दिया था। स्टैटिक क्वेश्चन है, ऑप्शन सी के साथ हम लोग यहाँ पर जाएंगे। Which of these is not an example for adaptive radiation? Adaptive radiation की बात यहाँ पे कर रहे हैं। Adaptive radiation का कंसेप्ट किसने दिया था? अगर आपको याद हो तो ये कंसेप्ट दिया था चार्ल्स डार्विन ने। उन्होंने कहा था कि चेंजिंग एनवायरमेंटल कंडीशन के हिसाब से ऑर्गेनिज्म अपने आप को अडेप्ट करता है और इसी को हम लोग एडेप्टिव रेडिएशन कहते हैं। और अगर आपने एवोल्यूशन की थ्योरी पढ़ी है तो सबसे पहले ऑप्शन में भी दिया हुआ है लॉन्ग नेक जिराफ। आपको पता है लॉन्ग नेक जिराफ का कंसेप्ट डार्विन ने तो दिया नहीं, ये दिया हमें लेमार्क ने। अगर ये कंसेप्ट लेमार्क ने दिया तो ये एडेप्टिव रेडिएशन का एग्जांपल नहीं है। सो ये हमारा एडेप्टिव रेडिएशन का एग्जांपल नहीं है और यहीं से हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन ए। उसके अलावा डार्विन फिंचेस, ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल या प्लेसेंटल मैमल, इनमें से किसी की भी अगर आप बात करते हैं ये सारे हमारे किसके एग्जाम्पल है? ये सारी हमारे एग्जाम्पल किसके हैं? अडेप्टिव रेडिएशन के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अ पॉपुलेशन ऑफ 800 रैपिड शोविंग हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम। ये कंसेप्ट है आपका हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम से। तो हार्डी विनबर्ग का जो इक्विलिब्रियम है उससे आपने पढ़ा होगा कि जब भी हम हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम की बात करते हैं हम बात करते हैं पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर वैल्यू। ये हमारी इक्वेशन है। दूसरा इक्वेशन होता है p प्लस क्यू इज इक्वल टू 1। इन दो इक्वेशन के ऊपर बेस्ड हम लोग काम करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें पॉपुलेशन का साइज दिया हुआ है और पॉपुलेशन का साइज कितना है? यहाँ पर है 800 इंडिविजुअल। हमसे पूछा गया है 2pq का वैल्यू। 2pq वैल्यू मतलब हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल की वैल्यू हमसे पूछी गई है। ठीक है, हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं लेकिन उसके लिए हमें पहले p चाहिए और हमें q की वैल्यू चाहिए। हम p के q का वैल्यू कैसे निकाल लेंगे? हमें क्वेश्चन में रेसेसिव इंडिविजुअल का वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे रेसेसिव इंडिविजुअल हमें दिया हुआ है। रेसेसिव इंडिविजुअल का सिंपली मतलब क्या है? q स्क्वायर की वैल्यू दी हुई है 0.16। अगर q स्क्वायर 0.16 है तो q का वैल्यू 0.4 हो जाएगा और अकॉर्डिंग टू आवर दिस इक्वेशन वी कैन कैलकुलेट वैल्यू ऑफ p। तो p का वैल्यू हमारे पास कितना हो गया? 0.6 हो गया। अब यहाँ से इजीली आप 2pq का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। 2pq इज इक्वल टू 2 इंटू वैल्यू ऑफ p इंटू वैल्यू ऑफ q। तो हमारे पास 2pq का वैल्यू आ जाएगा 0.48 और यहाँ से ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इन मेल हेट्रोगैमेटिक टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। आपसे पूछा गया है मेल हेटेरोगैमेटिक टाइप के सेक्स डिटर्मिनेशन की बात करी गई है। मेल हेट्रोगैमेटिक है मतलब मेल के अंदर ही हमें दो तरीके के गैमेट मिल सकते हैं, दो या दो से ज्यादा टाइप के गैमेट मिल सकते हैं। तो ऑब्वियस ही बात है मेल पेरेंट प्रोड्यूस डिसिमिलर गैमेट, क्योंकि हमसे पूछा ही मेल हेटेरोगैमेट टाइप के सेक्स डिटर्मिनेशन की बात करी गई है। आप मेल हेटेरोगैमेटिक में हमारा ह्यूमन का एग्जांपल भी देख सकते हो। जैसे ह्यूमन के अंदर एक्स वाई होता है, किसके अंदर? मेल के अंदर। यानी कि मेल जो है वो दो टाइप के गैमेट बनाएगा, एक एक्स और एक वाई, जिसमें एक्स हमारा डॉटर के लिए जाता है, ठीक है, और y जो है वो सन के लिए जाता है। यानी कि यहाँ पर मेल हेटेरोगैमेटी आपको देखने को मिल रही। क्लियर? यस। सो नेक्स्ट है हमारे पास में इन वन ऑफ द हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट होमोजाइगस डोमिनेंट पेरेंट In one of the experiment, a homozygous dominant parent and a homozygous recessive parent are crossed for a trait. ठीक है, तो आपसे पूछा गया है कि कौन सी जनरेशन के अंदर आपको क्या इफेक्ट देखने को मिलेंगे जहां पर आपका एक होमोजाइगस डोमिनेंट पेरेंट है। एक सेकेंड, हम यहाँ से पेन ले लेते हैं हमारा।
पहले हम सारी चीज़ों को इरेज कर लेते हैं ताकि हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। ठीक है, तो इस क्वेश्चन बेसिकली मेंडल के कंसेप्ट की बात करी गई है। इनसे इन्होंने कहा है कि हमने एक क्रॉस को परफॉर्म किया है, उस क्रॉस के अंदर हमने क्या क्या चीज़ें ली है, उस क्रॉस में हमने एक होमोजाइगस डोमिनेंट पेरेंट लिया है। तो मान लीजिए हम यहाँ पर एक ट्रेट लेके चलते हैं खुद से ही। ठीक है, वो ट्रेट हमारा क्या है, टॉल और डॉर्फनेस वाला, यानी कि हम लोग प्लांट की लेंथ वाला ही कंसेप्ट यहाँ से लेके चलते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो मान लीजिए इन्होंने कहा है कि होमोजाइगस डोमिनेंट पेरेंट है, तो मान लीजिए हमने होमोजाइगस डोमिनेंट पेरेंट ले लिया, होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट ले लिया, ये हमारा रिसेसिव पेरेंट है, तो ये हो गए हमारे पेरेंट। ठीक है, किसी ट्रेट के लिए लिया और उनके बीच में क्रॉस करा, तो ये हमारी F1 जनरेशन हो जाएगी। ठीक है जी, ये हमारा F1 जनरेशन है, राइट। तो इन्होंने कहा कि ऑप्शन में से हमें सिलेक्ट करना है कौन सा करेक्ट ऑप्शन यहाँ से होगा। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है हमें, डोमिनेंट पेरेंट ट्रेट अपीयर इन F2 जनरेशन एंड रिसेसिव पेरेंट ट्रेट अपीयर ओनली इन F1 जनरेशन। देखो अगर आपको याद है, ये हमारा टॉल है, ये हमारा डॉर्फ है, हमने एग्जाम्पल के लिए ले लिया। जब F1 जनरेशन की बात करते हैं तो हमें सारे टॉल प्लांट मिलते हैं, और इसी से हमें क्या पता चला था कि जो टॉल है वो क्या है, डोमिनेंट है। ठीक है, तो अगर हमें डोमिनेंट फीचर का पता करना है तो हमें ऐसे तो पता नहीं चल सकता ना कि टॉल डोमिनेंट है, डॉर्फ है। हम लोग अकॉर्डिंग टू मेंडल कब पता करते हैं, जो ट्रेट F1 जनरेशन में हमें मिलता है उसी को हम क्या कहते हैं, डोमिनेंट ट्रेट कहते हैं। और जब हम इसी ऑफस्प्रिंग की सेल्फिंग कराते हैं, इस सेल्फिंग के बाद हमें जो ट्रेट मिलता है सेकेंड जनरेशन के अंदर, उसे हम कहते हैं कि यहाँ पर हमें रेशियो डिपिक्ट करता है रिसेसिव डोमिनेंट रेशियो। ठीक है, तो यहाँ से इस पुनेट स्क्वायर से भी हम लोग देख पा रहे हैं कि जब हम लोग F2 जनरेशन कैलकुलेट करते हैं, इस F2 जनरेशन के अंदर हमें 3:1 फिनोटिपिक रेशियो है हमारा, और 1:2:1 जीनोटिपिक रेशियो मिलता है, जिसमें ये फिनोटिपिक जीनोटिपिक रेशियो में हमें रेशियो भी किसका मिल रहा है, डोमिनेंट टू रेसेसिव का रेशियो मिल रहा है, राइट। यही बात हमें देखने को मिल रही है। तो इस क्वेश्चन में इन्होंने कहा कि डोमिनेंट पेरेंट ट्रेट अपीयर इन F2 जनरेशन, डोमिनेंट पेरेंट ट्रेट F2 जनरेशन में अपीयर तो हो रहा है। जैसे फिनोटाइप की अगर हम बात करें तो 3 टॉल है हमारे पास, 1 डॉर्फ है, ये बात तो सही है। लेकिन इसने कहा रिसेसिव पेरेंट ट्रेट अपीयर ओनली इन F1 जनरेशन, नहीं, F1 जनरेशन के अंदर हमें सिर्फ और सिर्फ डोमिनेंट ट्रेट मिल रहा है, और उसी बिहाफ पे हमने कहा था कि वो हमारा डोमिनेंट है। तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया। डोमिनेंट पेरेंट ट्रेट अपीयर इन F1 जनरेशन एंड रिसेसिव पेरेंट ट्रेट अपीयर इन F2 जनरेशन। बात तो सही आ रही है कि डोमिनेंट ट्रेट हमारा F1 जनरेशन में आ रहा है, रिसेसिव पेरेंट ट्रेट अपीयर ओनली इन F2 जनरेशन। लेकिन इसने कहा कि सिर्फ रिसेसिव ट्रेट दूसरे में आ रहा है, तो हम बाकी ऑप्शन देख लेते हैं, उसके हिसाब से हम जाएंगे। डोमिनेंट पेरेंट ट्रेट अपीयर इन बोथ F1 F2 जनरेशन, ये बिल्कुल सही कह रहा है, क्योंकि F1 जनरेशन के अंदर भी डोमिनेंट देखने को मिल रहा है, F2 में भी डोमिनेंट देखने को मिल रहा है। एंड रिसेसिव पेरेंट ट्रेट अपीयर ओनली इन F2 जनरेशन, ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल एक्यूरेट हो जाता। ऑल्दो हमारा सेकेंड ऑप्शन भी सही था, बट उन्होंने कहा कि सिर्फ और सिर्फ हमारा रिसेसिव पेरेंट ही सेकेंड जनरेशन में देखने को मिलेगा, ऐसा तो नहीं है, क्योंकि डोमिनेंट ट्रेट तो हमें सेकेंड जनरेशन में भी देखने को मिल रहा है ना। तो यहाँ से ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिस्टोन के रिगार्डिंग। हिस्टोन प्रोटीन आर पॉजिटिवली चार्ज बिकॉज दे आर रिच इन बेसिक एसिड रेजिड्यू। तो आपसे पूछा गया है हिस्टोन प्रोटीन पॉजिटिवली चार्ज है, ऐसा क्यों है, यानी कि कौन से ऐसे रेजिड्यू हैं जो उसे पॉजिटिव बनाते हैं। तो आपको पता है आर्जिनिन एंड लाइसिन, ये हमारे पॉजिटिव अमाइनो एसिड है। अब देखिए इस प्रोटीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो इट मे बी पॉसिबल कि जिन अमाइनो एसिड रेजिड्यू का ये बना हुआ है उनके अंदर पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। और जब भी आप बेसिक अमाइनो एसिड की बात करते हो, यानी कि पॉजिटिवली चार्ज अमाइनो एसिड की बात करते हो, तो हम बात करते हैं हल की। अब ये हल क्या है, हल का मतलब है H फॉर हिस्टामिन, A फॉर आर्जिनिन, L फॉर लाइसिन। ये तीनों ही हमारे क्या है, बेसिक अमाइनो एसिड है, पॉजिटिवली चार्ज अमाइनो एसिड है। तो अगर हमारा हिस्टोन प्रोटीन पॉजिटिवली चार्ज है तो वो क्यों है, क्योंकि इसके ऊपर बेसिक अमाइनो एसिड प्रेजेंट होंगे, तभी ये पॉजिटिवली चार्ज है ना। अब हिस्टोन के बारे में और क्या कहेंगे
हिस्टोन प्रोटीन सिर्फ और सिर्फ आपको यूकैरियोटिक सेल के अंदर ही देखने को मिलेगा। पहली बात, प्रोकैरियोटिक सेल में हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता। क्यों होता है ये डीएनए को एक तो न्यूट्रलाइज करता है क्योंकि डीएनए के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। दूसरा क्या करता है, हिस्टोन प्रोटीन न्यूक्लियोसोम की फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है। न्यूक्लियोसोम बेसिकली है क्या, डीएनए जेनेटिक मटेरियल बहुत ज्यादा इलोंगेटेड स्ट्रक्चर, उसको थोड़ा सा रैप करके एक स्मॉल स्ट्रक्चर बनाना, कंडेंस करना, किसका काम है, न्यूक्लियोसोम का। हिस्टोन के आप सब यूनिट देखोगे, H1, H2A, H2B, H3, H4, ये हमारी हिस्टोन की सब यूनिट होती हैं, जिसमें H1 जो होता है ये लिंकर प्रोटीन होता है, लिंकर सब यूनिट कहते हैं, और बाकी ये जो सब यूनिट है ये सारी की सारी कोर प्रोटीन का काम करती हैं, यानी कि न्यूक्लियोसोम में प्रेजेंट होगी, डीएनए को रैप करने का काम करेगी। क्लियर? तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूकैरियोटिक जीन के बारे में। यूकैरियोटिक जीन आर मोनोसिस्टर्निक, ये बात तो हमें पता है, और यहाँ से एक बात भी क्लियर हो गई, यूकैरियोटिक जीन हमारा क्या है, मोनोसिस्टर्निक है। तो प्रोकैरियोटिक जीन कैसा है, वो पॉलीसिस्टर्निक होता है। पी से प्रोकैरियोट याद रखेंगे, पी से पॉलीसिस्टर्निक याद रखेंगे। यूकैरियोटिक जीन्स आर मोनोसिस्टर्निक बट दे आर स्प्लिट जीन। देखो यूकैरियोटिक जीन को हम लोग स्प्लिट जीन भी कहते हैं। स्प्लिट जीन क्यों कहते हैं, क्योंकि इनके अंदर स्प्लाइसिंग होती है। स्प्लाइसिंग क्यों होती है, क्योंकि यूकैरियोटिक जीन में दो रीजन प्रेजेंट होते हैं, इंट्रोन और हमारा एक्सोन। ठीक है, इंट्रोन नॉन कोडिंग रीजन होता है, एक्सोन कोडिंग रीजन होता है। इसलिए जब स्प्लाइसिंग होती है तो उस टाइम पे एक्सोन्स आर इंटरप्टेड विद इंट्रोन, इसीलिए उसके अंदर स्प्लाइसिंग होती है, क्योंकि एक्सोन के बीच में इंट्रोन होता है और हमें सिर्फ कोडिंग रीजन चाहिए, वही कोडिंग रीजन आगे प्रोटीन बनाएगा। तो प्रोटीन बनाने के लिए अगर हमें सिर्फ और सिर्फ कोडिंग रीजन चाहिए तो उसके लिए हमें जरूरत क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक्सोन की, और इसीलिए इनको हम लोग स्प्लिट जीन भी कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, यस, आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग अ पेयर ऑफ बेटर यील्डिंग सेमी ड्वार्फ। एक सेकेंड रुकिए, लेट मी चेक whether we have covered all the question or not. Okay, wait a second guys, we have covered this portion, we have covered this one. Okay, yes. So identify from the following a pair of better yielding semi-dwarf variety of rice developed in India. They are asking about the semi-dwarf variety of rice that is developed in India. Then we have known that हमारे पास यहाँ पर दो ही वैरायटी है, जया एंड रत्ना, जो कि किसकी है, सेमी-ड्वार्फ वैरायटी ऑफ राइस। अगर पहले ऑप्शन की बात करें कल्याण एंड सोनालिका, तो ये हमारी वीट की हो जाती है। सोनालिका एंड रत्ना नहीं हो सकता क्योंकि सोनालिका वीट का हो गया, रत्ना हमारा राइस का हो गया। जया एंड कल्याण सोना में कल्याण सोना वीट का हो गया और जया हमारा राइस का हो गया, और इससे इन्होंने हमसे पूछा सेमी ड्वार्फ वैरायटी ऑफ राइस ओनली। ठीक है, तो जया एंड रत्ना हमारा यहाँ से करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन मोइट। मोइट बेसिकली एक टेक्निक है जिसके अंदर हम लोग सुपर ओव्यूलेशन कराते हैं, तो इनमें उसी से आपका क्वेश्चन है, इन मोइट टेक्निक फर्टिलाइज्ड एग आर ट्रांसफर इनटू सरोगेट मदर इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज। कौन सी स्टेज पे, तो ये हमारी स्टेज है, याद रखेंगे आप, 8 to 16 सेल स्टेज होने के बाद ही हम लोग फर्टिलाइज एग को सरोगेट मदर के अंदर ट्रांसफर करते हैं। मोइट टेक्निक के अंदर सुपर ओव्यूलेशन कराया जाता है। सुपर ओव्यूलेशन का मतलब क्या है, वन टाइम में एक फीमेल एक ही एग को रिलीज करती है फ्रॉम ओवरी, राइट। लेकिन सुपर ओव्यूलेशन जब कराया जाता है तो इसमें वन टाइम में बेसिकली आपके मल्टीपल ओवा जो है वो रिलीज होते हैं ओवरी से। और ये जो कंसेप्ट है ना सुपर ओव्यूलेशन का, बेसिकली किसके ऊपर बेस्ड है, ये बेस्ड है हमारा कि जो फॉलिक्यूलर एट्रेसिया का कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलता है। फॉलिक्यूलर एट्रेसिया आई एम श्योर आपने पढ़ा होगा, अगर आपने ह्यूमन फीमेल का रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर भी पढ़ा है तो वहां पर भी आपने फॉलिकुलर एट्रेसिया का कांसेप्ट पढ़ा होगा। सो फॉलिकुलर एट्रेसिया हमें देखने को मिलता है। तो मोइट टेक्निक के अंदर जब सुपर ओव्यूलेशन कंडक्ट कराया जाता है तो बेसिकली इस फॉलिकुलर एट्रेसिया को ही मिनिमाइज कर दिया जाता है। कैसे करेंगे, इसके अंदर हम लोग स्पेसिफिक टाइप के हार्मोनल इंजेक्ट करते हैं जिसकी वजह से फॉलिकुलर एट्रेसिया को
प्रिवेंट किया जाता है और वन टाइम में आपको मल्टीपल ओवा मिलेंगे। ठीक है, तो इसमें हमारी डोनर मदर अलग होती है, सैरोगेट मदर को हम लोग यूज करते हैं जिसके अंदर फर्टिलाइज्ड एग को ट्रांसफर किया जाता है एट द एज ऑफ 8 to 16 सेल स्टेज। ठीक है, और जैसे ही हम लोग एग को यहाँ से रिमूव करेंगे उस मदर को वापस से फिर से सुपर ओवुलेशन के लिए वापस से इंड्यूस किया जाएगा। रॉकफोर्ट चीज इज राइपन्ड बाय, ये आपके माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर से क्वेश्चन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जिसमें आपने ध्यान रखना है कि कौन सी ऐसे प्रोडक्ट है जो हमें माइक्रोब से मिलते हैं, किस माइक्रोब से कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा। सो आपसे रॉकफोर्ट चीज के बारे में पूछा गया। रॉकफोर्ट चीज बेसिकली हम फंजाई से मैच्योर करते हैं, यानी कि फंजाई को यूज किया जाता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ दिस चीज, रॉकफोर्ट चीज। ठीक है, ओके जी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है, 4 students were assigned a science project to find out the pollution है ये, level of lake in their surrounding after analyzing the quality of water sample, the BOD यानी कि biological oxygen demand values were found as follows। हमसे कुछ वैल्यू दी हुई है और हमें मतलब ये बोला गया है कि बेसिकली कुछ स्टूडेंट है, उन्होंने एक साइंस प्रोजेक्ट के अंडर देखा कि भी लेक का सैंपल उन्होंने लिया, उन्होंने चेक किया उनकी बीओडी वैल्यू को। अब यहाँ से हमें बताना है कि उनकी बीओडी वैल्यू से हम लोग कैसे प्रिडिक्ट करेंगे कि कौन सा हमारा हाईली पॉल्यूटेड वाटर है। ठीक है, तो इसके लिए हमें याद रखना है, हम बीओडी वैल्यू को देखते हैं बेसिकली बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड का मतलब कितना ऑक्सीजन बायोलॉजिकली रिक्वायर्ड उस लेक के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं जितना बीओडी वैल्यू ज्यादा होता है, किसी भी वाटर सैंपल का बीओडी वैल्यू जितना ज्यादा होता है उतना ज्यादा वो पॉल्यूटेड है। ठीक है, तो इसको हाईली पॉल्यूटेड वाटर कब बोला जाएगा, जब उसकी वैल्यू हमारे पास कितनी होगी, 6 मिलीग्राम पर लीटर होगी, तो हम कहेंगे वो हाईली पॉल्यूटेड वाटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द टॉक्सिक सब्सटेंस। एक टॉक्सिक सब्सटेंस है, कौन सा टॉक्सिक सब्सटेंस है भैया, हेमेजोइन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हाई फीवर एंड चिल, यानी कि आपके ब्लड में आपको हेमेजोइन देखने को मिलेगा और उसकी वजह से आपको हाई फीवर होगा, चिलिंग इफेक्ट देखने को मिलेंगे। ये किस डिजीज के अंदर आपको देखने को मिलता है, तो ये अगर आपने मलेरिया का कंसेप्ट पढ़ा है तो वहां पर आपने देखा होगा कि जब मलेरिया से हमारा पेशेंट इन्फेक्टेड होता है तो उस कंडीशन में ब्लड के अंदर हेमेजोइन प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द सिम्टम ऑफ निमोनिया। निमोनिया के सिम्टम आपसे पूछे गए। देखो निमोनिया है और ये हमारे रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर की कैटेगरी में आता है, तो हम इस ऑप्शन से यहाँ से रिमूव करेंगे। किसको रिमूव करेंगे, देखो हाई फीवर, वीकनेस, स्टमक पेन, लॉस ऑफ एपेटाइट। तो स्टमक पेन जैसा आई थिंक नहीं होना चाहिए निमोनिया के अंदर, ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। और ये चीजें हमें कब देखने को मिलेगी, हमें टाइफाइड के अंदर देखने को मिलता है, हाई फीवर, वीकनेस, स्टमक पेन और लॉस ऑफ एपेटाइट। डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग एंड चिल्स, फीवर, कफ एंड हेडेक, ये हमारा रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर लग रहा है क्योंकि यहाँ पे ब्रीदिंग और चिल्स हमें दिक्कत हो रही है ना। नेक्स्ट नेसल कंजेशन एंड डिस्चार्ज, कफ, सोर थ्रोट एंड हेडेक। देखो ये भी हमारा रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है, बट हमें हमेशा याद रखना है जो हमें सॉरी जब हम निमोनिया की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि निमोनिया के अंदर हमें ब्रीदिंग में डिफिकल्टी होती है, नेसल कंजेशन जैसे कोई भी चीज या कोई भी डिस्चार्ज हमें देखने को नहीं मिलता। ठीक है, तो निमोनिया के लिए सिम्टम हमारा हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। ये जो हमारे सिम्टम है नेसल कंजेशन एंड डिस्चार्ज, कफ, सोर थ्रोट एंड हेडेक, ये बेसिकली आपको कब देखने को मिलेगा, जब आपको किसी तरीके के राइनोवायरस से इंफेक्शन हुआ है, यानी कि जुकाम की कंडीशन अगर वहां पर है तो उस टाइम पे आपका नेसल कंजेशन या डिस्चार्ज होता है। निमोनिया के केस में कोई भी नेसल कंजेशन डिस्चार्ज हमें देखने को नहीं मिलता। कॉन्स्टिपेशन, एब्डोमिनल पेन, क्रैम्प, ब्लड क्लॉट, दिस इज डिफरेंट थिंग। ओके, सो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहां से। ओके, फर्स्ट वन है द वैरायटी ऑफ ओकरा। ओकरा यानी कि भिंडी। पूसा स्वनी यानी कि वैरायटी हमारे पास पूसा स्वनी इज रेसिस्टेंट टू विच ऑफ द फॉलोइंग इंसेक्ट पेस्ट। पूसा स्वनी किससे रेसिस्टेंट है, तो यहाँ से हमारा ये है कि पूसा स्वनी बेसिकली हमने एक वैरायटी यहाँ से तैयार करी है और ये हमारी रेसिस्टेंट है शूट एंड फ्रूट बॉरर के लिए। और भी हम याद कर लेते हैं, जब हम एफिड की बात करते हैं तो हमारे पास एक वैरायटी आती है ब्रेसिका की, और उस ब्रेसिका की वैरायटी का नाम है पूसा गौरव।
पूसा गौरव है जो हमारा किसके लिए रेसिस्टेंट है, एफिड के लिए, ठीक है। जब जेसिड की बात करते हैं, जेसिड, एफिड और फ्रूट बोरर की बात करते हैं, तो हमारे पास फ्लैट बीन की वैरायटी आती है और इसका नाम है पूसा सैम 3 एंड पूसा सैम 4। ये दो वैरायटी हमारे पास जो जेसिड के लिए रेसिस्टेंट आती है। जब शूट एंड फ्रूट बोरर की बात करते हैं तो पूसा स्वनी, जो अभी हमने ओकरा की वैरायटी करी, और एक और वैरायटी हमारे पास है पूसा K4, ठीक है। तो मेक श्योर आप इनको नोट डाउन कर लें। जब भी हम लोग बात करते हैं फिड की तो हम पूसा गौरव के लिए जाते हैं, जो वैरायटी किसका है, ब्रेसिका का है। जेसिड पूसा सैम 3, पूसा सैम 4, ये वैरायटी किसका है, फ्लैट बीन का है। और ओकरा की वैरायटी पूसा A4 और हमारा पूसा स्वनी, ये किसके लिए यूज करते हैं, शूट एंड फ्रूट बोरर के लिए। तो यहाँ से ऑप्शन डी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन की आप सॉल्व करिए। लेट मी रेज दिस थिंग, यस। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विद रिस्पेक्ट टू इनब्रीडिंग विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। आपको दो कंसेप्ट पता होंगे, एक होगा इनब्रीडिंग का, एक होगा आउटब्रीडिंग का। इनब्रीडिंग का मतलब क्या होता है, आउटब्रीडिंग क्या होता है, जब आप डिफरेंट स्पीसीज के बीच में क्रॉस करा रहे हो, आउटब्रीडिंग हो रही, आउटब्रीडिंग हो रही है ना। इनब्रीडिंग का मतलब आप एक ही स्पीसीज के अंदर होमोजाइगोसिटी को मेंटेन करने के लिए जब ब्रीड कराए जा रहे हो, हेटेरोजाइगोसिटी को आप रिमूव करना चाह रहे हो, तो आप इनब्रीडिंग के लिए जाते हो। ये एनिमल हस्बेंड्री के अंदर हम लोग जाते हैं, इनब्रीडिंग कराना है या आउटब्रीडिंग कराना है। जब हमें नए वेरिएशंस इंक्लूड करने होते हैं तो हम आउटब्रीडिंग के लिए जाते हैं, और जब हमें होमोजाइगोसिटी मेंटेन करनी होती है, प्योर लाइन मेंटेन करनी होती है, तो हम इनब्रीडिंग के लिए जाते हैं। तो ऑप्शन क्या है कि इनब्रीडिंग के बारे में इनमें से कौन सी बात नहीं ट्रू है, नॉट ट्रू पूछा है। इट हेल्प्स टू इवॉल्व अ प्योर लाइन इन अ एनिमल, इट हेल्प्स टू इवॉल्व अ प्योर लाइन इन एनिमल, ये बात तो बिल्कुल सही है। अभी मैंने कहा जब हमें प्योर लाइन चाहिए होती है तो हम इनब्रीडिंग के लिए जाते हैं। इनब्रीडिंग डिक्रीज होमोजाइगोसिटी, ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि इनब्रीडिंग की वजह से होमोजाइगोसिटी प्रमोट होती है, डिक्रीज नहीं होती। इट हेल्प इन एक्यूमुलेशन ऑफ सुपीरियर जीन, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जब हमें होमोजाइगोसिटी चाहिए, प्योर लाइन चाहिए, जब हमें सुपीरियर जीन का एक्यूमुलेशन करना होता है तो हम इनब्रीडिंग के लिए जाते हैं। वेरिएशन को कम करना है तो हम इनब्रीडिंग के लिए जाते हैं। इट हेल्प इन एलिमिनेशन लेस डिजायरेबल जीन, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ से ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाता है, क्योंकि यही हमारा क्या ऑप्शन है, इनकरेक्ट ऑप्शन है, नॉट ट्रू ऑप्शन है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जनरली बियर अवॉइड विंटर बाय गोइंग। तो बियर का मैकेनिज्म पूछा है कि जब बियर को विंटर अवॉइड करनी होती है तो उस टाइम पे वो कौन सी मैकेनिज्म के लिए जाता है। आपको पता है जिसको हम विंटर स्लीप कहते हैं उसको हाइबरनेशन कहा जाता है, और बियर जो है वो विंटर स्लीप के लिए ही जाता है। एस्टाइवेशन को हम लोग समर स्लीप कहते हैं, ठीक है। माइग्रेशन तो हो गया एक प्लेस से दूसरे प्लेस मूव करना, तो वो तो हमारा बिल्कुल ही डिफरेंट थिंग हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है रिगार्डिंग दी पीसीआर। पीसीआर जिसे हम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन भी बोलते हैं, पीसीआर इज यूज्ड फॉर, किसके लिए यूज करी जाती है। आपको पता है पीसीआर हमारा एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसको हम डीएनए एम्प्लीफिकेशन के लिए यूज करते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि डीएनए को जब हमें एम्प्लीफाई करना है, एम्प्लीफाई का सिंपल मतलब क्या है, हमारे पास कोई जीन ऑफ इंटरेस्ट है, हम जीन ऑफ इंटरेस्ट की बहुत सारी कॉपी बनाना चाहते हैं, तो हम जाएंगे पीसीआर के लिए। क्योंकि पीसीआर से हम लोग एक सिंगल जीन ऑफ इंटरेस्ट को लेके उसकी मल्टीपल कॉपीज बना सकते हैं, ठीक है। Which of these is not a method to make host cell competent to take up DNA? जब हमें DNA को होस्ट सेल के अंदर इंसर्ट करना है, मान लीजिए हमारा कोई डिजायर्ड सेगमेंट है DNA का, उसे मैं होस्ट सेल में इंट्रोड्यूस करना चाहती हूँ, तो वो कॉम्पिटेंसी लाने के लिए, वो कॉम्पिटेंट बनाने के लिए हम कौन सा मेथड यूज करते हैं, हम माइक्रो इंजेक्शन मेथड यूज करते हैं, हम बायोलिस्टिक मेथड यूज करते हैं, डिसआर्म पैथोजन वेक्टर का यूज किया जाता है, लेकिन इल्यूशन का नहीं यूज करते। इल्यूशन क्यों नहीं यूज करते, क्योंकि इल्यूशन तो डीएनए एक्सट्रैक्शन का मेथड है। जब हम इल्यूशन करते हैं तो हम डीएनए को सेल से अलग कर रहे होते हैं, ठीक है। जब हमें डिजायर्ड डीएनए सेगमेंट चाहिए होता है तो सबसे पहले हम अपनी सेल को निकालते हैं, सेल को निकाल के उसमें से हम लोग स्पूलिंग करके डीएनए को निकालते हैं। इन इल्यूशन उसी में से एक मैकेनिज्म होता है, मतलब उसी का एक पार्ट होता है। Select the correct statement from the following. DNA from one organism will not band to DNA from other organisms. ने कहा करेक्ट स्टेटमेंट हमें चूज करनी है, ठीक है।
मान लीजिए हमें इस ऑप्शन में से कुछ भी नहीं मालूम है, तो हम पहले 4 ऑप्शन को पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग ऑप्शन की तरफ जाएंगे। जेनेटिक इंजीनियरिंग वर्क्स ओनली ऑन एनिमल एंड नॉट येट सक्सेसफुली ऑन प्लांट। देखो ये बात तो बिल्कुल गलत है कि भैया जेनेटिक इंजीनियरिंग सिर्फ एनिमल पे काम करिए, प्लांट पे काम ही नहीं करी है ना, तो ये तो हमारा गलत हो जाएगा। देयर आर नो रिस्क फैक्टर एसोसिएटेड विद आर डीएनए टेक्नोलॉजी। भैया टेक्नोलॉजी कोई भी हो, अगर एडवांटेजेस होते हैं तो डिसएडवांटेजेस होते ही होते हैं। ये कह रहा है कि नहीं, आरडीएनए टेक्नोलॉजी के साथ यानी कि रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के साथ कोई रिस्क फैक्टर है ही नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, कोई ना कोई रिस्क फैक्टर तो होगा ही। डिसएडवांटेज हमेशा होते हैं, प्रोज एंड कॉन्स हमेशा होते हैं, है ना, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया। फिर हमसे पूछा गया द फर्स्ट स्टेप इन पीसीआर इज हीटिंग विच इज यूज्ड टू सेपरेट बोथ द स्ट्रैंड ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट। बिल्कुल सही बात है। पीसीआर की अगर बात करें तो पीसीआर के अंदर मेनली 3 स्टेप आते हैं। कौन से 3 स्टेप आते हैं? पहला स्टेप होता है डीनेचुरेशन। ये एक तरीके से हम कह सकते हैं जो इन विट्रो आपका डीएनए रेप्लिकेशन होता है ना, बिल्कुल वैसे मैकेनिज्म है इन वीवो, ठीक है। तो जैसे डीएनए रेप्लिकेशन के लिए सबसे पहले हम लोग रेप्लिकेशन फॉर्क बनाते हैं, यानी कि जो हमारा डबल हेलिकल स्ट्रक्चर उसकी अनवाइंडिंग होती है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम हेलिकेज, है ना। तो वैसे पीसीआर के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं? डीनेचुरेशन करते हैं। फिर हमारे पास होता है एनिलिंग। एनिलिंग के बाद होता है एक्सटेंशन। तो ये 3 स्टेप इसके अंदर मेनली है। सो पीसीआर एक टेम्परेचर बेस्ड मैकेनिज्म होता है, इसमें सारा टेम्परेचर का खेल है। तीनों वेरिएशंस हमारे टेम्परेचर के हैं। डीनेचुरेशन के टाइम पे हमें बहुत हाई टेम्परेचर चाहिए होता है, अप टू 95 डिग्री सेल्सियस तक, क्योंकि हमारे पास हेलिकेज जैसा कोई एंजाइम तो है नहीं, है ना, लेकिन हमें अनवाइंडिंग करनी है, और अनवाइंडिंग करनी है तो हमें टेम्परेचर बहुत सारा चाहिए। फिर एनिलिंग चाहिए, एनिलिंग के लिए 54 डिग्री सेल्सियस तक, एंड देन एक्सटेंशन के लिए 72 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर है। तो पीसीआर एक टेम्परेचर डिपेंडेंट प्रोसेस है, टेम्परेचर डिपेंडेंट फिनोमिना है, जिसके अंदर टेम्परेचर की वेरिएशन के ऊपर ही डिपेंड करता है कि हमारा पीसीआर कैसे वर्क करेगा कैसे नहीं, क्योंकि जो एंजाइम्स हम लोग पीसीआर में यूज कर रहे हैं वो हमारे इन वीवो एंजाइम है, और उनको उसी हिसाब से हम लोग हमारे वो एंजाइम उसी हिसाब से फंक्शनल होते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू कंगारू रेट। ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, कंगारू रेट से आपकी स्टेटमेंट पूछी गई है। तो कंगारू रेट के अंदर आपको बहुत सारे इन्वायरमेंटल मॉडिफिकेशन देखने को मिलते हैं, और इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपसे पूछा गया है ना, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको देखना है। तो अगर आपने कंगारू रेट के बारे में पढ़ा है तो उसमें हमें क्या देखने को मिलता है? फाउंड इन नॉर्थ अमेरिकन डेजर्ट, सही है। मीट्स इट्स वाटर रिक्वायरमेंट थ्रू इंटरनल फैट ऑक्सीडेशन, बिल्कुल सही है। यूज मिनिमल वाटर टू रिमूव एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन वो डाइल्यूट यूरिन एक्सक्रीट करेगा ऐसा नहीं। अब एक बात सोचिए, अगर वो डेजर्ट में रह रहा है, उसे क्या, उसके पास वाटर की डेफिशिएंसी है ना, वाटर को वो करने के लिए तो वो फैट ऑक्सीडेशन से ही इंटरनली वाटर की रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहा है। ऐसी कंडीशन में वो डाइल्यूट यूरिन को अगर एक्सक्रीट करेगा तो क्या वो डेजर्ट जैसी एनवायरमेंटल कंडीशन में सर्वाइव कर पाएगा? नहीं ना। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो डेजर्ट में रहते हैं वो तो कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन को सिक्रीट करते हैं। तो ये ऑप्शन तुम्हारा वैसे भी गलत हो जाता है, क्योंकि डाइल्यूट यूरिन तो तभी ऑर्गेनिज्म जाता है जब उसके पास इनफ अमाउंट में वाटर अवेलेबल हो। नेक्स्ट है ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन द डीएनए स्टैंड विद 3 प्राइम 5 प्राइम पोलैरिटी की। जब ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, ट्रांसक्रिप्शन समझते हो ना, आरएनए ट्रांसक्रिप्ट बन रहे हैं डीएनए से, with 3 prime to 5 prime polarity of the structural gene always act as a template। इसने बोला है कि टेम्पलेट की पोलैरिटी हमेशा 3 प्राइम टू 5 प्राइम रहती है। जब हम डीएनए ट्रांसक्रिप्शन की बात कर रहे हैं तो उस टाइम पे हमारे पास जो टेम्पलेट डीएनए है उसकी पोलैरिटी 3 प्राइम टू 5 पोलैरिटी रहेगी। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो मशीनरी ट्रांसक्रिप्शन को कंडक्ट करवा रही है उस मशीनरी का पोलैरिटी क्या है कि वो सिर्फ और सिर्फ 5 प्राइम टू 3 प्राइम पोलैरिटी के टेम्पलेट को ही रीड करता है। इसलिए हम कहते हैं कि भैया 3 प्राइम टू 5 प्राइम पोलैरिटी के टेम्पलेट को रीड करेगा, और जो सिंथेसिस होगा वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में ही होगा, ठीक है। तो यहाँ सब देख लीजिए, एंजाइम न्यूक्लियोटाइड ऑफ डीएनए स्टैंड विद 5 प्राइम टू 3 प्राइम पोलैरिटी ट्रांसफर टू डीएनए, नहीं। एंजाइम डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, क्योंकि डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज तो हो गई। आरएनए पॉलीमरेज क्यों? क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है। डीएनए डिपेंडेंट क्यों? क्योंकि टेम्पलेट क्या है? डीएनए है।
ऑलवेज कैटेलाइज द पॉलीमराइजेशन इन 5' to 3' डायरेक्शन। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि वो पॉलीमराइजेशन 5' to 3' डायरेक्शन में करवा रहा है, इसीलिए उसे टेम्पलेट चाहिए होता है जिसकी पोलैरिटी 3' to 5' पोलैरिटी है। तो आपने ध्यान रखना है, चाहे हम डीएनए रेप्लिकेशन की बात करते हैं, चाहे हम बात करते हैं डीएनए ट्रांसक्रिप्शन की, पोलैरिटी क्या रहती है, टेम्पलेट की पोलैरिटी 3' to 5' रहेगी, और जो एंजाइम काम कर रहा है वो किस डायरेक्शन में कर रहा है, 5' to 3' डायरेक्शन में। अकॉर्डिंग टू डेविड टिलमन लॉन्ग टर्म इकोसिस्टम एक्सपेरिमेंट, ये इकोलॉजी में है, डेविड टिलमन ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। द टोटल बायोमास इन प्लॉट विद मोर स्पीसीज शोस, कि अगर बायोमास में ज्यादा स्पीसीज है तो वो क्या शो करेगा। अब आप सोचिए, कोई बायोमास है, उसके अंदर नंबर ऑफ स्पीसीज बहुत ज्यादा है ना। अब नंबर ऑफ स्पीसीज, वो बायोमास तभी मेंटेन किया हुआ है जब उसमें एनवायरमेंटल चेंजेस बहुत कम हो। जब लेस वेरिएशन होगा तभी ना वो सरवाइव कर पाएंगी। तो लेस वेरिएशन फ्रॉम ईयर टू ईयर, तो ऑप्शन बी यहां से हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, बायोलॉजिकल डायवर्सिटी एनवायरमेंटल कंडीशन पर डिपेंड करती है। अगर एनवायरमेंटल कंडीशन स्टेबल है तो बायोलॉजिकल डायवर्सिटी भी मेंटेन रहता है। The toxic heavy metal from various industry which cause water pollution normally have a density। कैसी डेंसिटी होती है, यानी इसने बोला कि जो टॉक्सिक हैवी मेटल है, जो बहुत सारी हमारी इंडस्ट्रीज हैं वो एक्सक्रीट कर रही हैं, एलिमिनेट कर रही हैं, जिनकी वजह से वाटर पॉल्यूशन होता है, उनका डेंसिटी कितना होता है। तो ये हमारा स्टैटिक क्वेश्चन है, इसमें होगा कि मोर देन 5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब अगर उनका डेंसिटी है तो उन हैवी मेटल्स को हम लोग पॉल्यूटेड कहते हैं, कि वो पॉल्यूशन कॉज कर रही है। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। Identify the correct option showing the relative contribution of different greenhouse gases to the global warming। आपको पता है कि हमारे पास गैसेस हैं जो ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, तो ये कह रहा है कि कंट्रीब्यूशन बताइए कि कौन सी गैस कितना कंट्रीब्यूट कर रही है। तो इसको आप एक पाई चार्ट की फॉर्म में याद रखना। पाई चार्ट की फॉर्म में कैसे याद रखना, कि इसमें सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट, मेनली यहाँ पर हमारा 4 गैसेस का कंट्रीब्यूशन होता है, जिसमें सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन है हमारे पास, सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन है हमारे पास CO2। आपको पता है इट इज अ ग्रीन हाउस गैस, और इसका कंट्रीब्यूशन कितना है, 60% कंट्रीब्यूशन। देन सेकेंड नंबर पर आती है हमारी मीथेन गैस, जिसका कंट्रीब्यूशन कितना है, 20% है। देन थर्ड नंबर पर हमारा आती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसका कंट्रीब्यूशन कितना है, 14%। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, एक्चुअली ये यहाँ से ज्यादा बन गया है हमारा, ये कुछ इस तरीके से बनेगा इधर, यस, तो ये हो गया हमारा अप्रोक्सीमेट 6% हो गया N2O का। ठीक है, तो ये हमारी ग्रीन हाउस गैसेज है, कौन कौन सी है, CO2 है, मीथेन है, N2O है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, जिसमें सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन कार्बन डाइऑक्साइड का है, मीथेन का 20%, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का 14%, और हमारी जो नाइट्रस ऑक्साइड उसका 6% है। तो यहाँ से आप ऑप्शन में से सिलेक्ट कर लीजिए कि किसमें हमारा ये रेशियो दिया हुआ है। तो आई थिंक यस, ऑप्शन सेकेंड हमारे पास हो जाता है, जिसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन 14% है, CO2 60% है, मीथेन 20% और N2 6%। ऑप्शन बी हमारा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। क्लियर, ओके। A flower has 10 stamen each having bilobe diathecus flower। ठीक है, एक फ्लावर है हमारे पास जिसमें हमसे कहा गया है फ्लावर के अंदर 10 स्टेमन है। ठीक है जी, हर एक स्टेमन हमारा बाइलोब है, यानी कि एक स्टेमन में 2 लोब है, एंड डाइथिकस फ्लावर है, यानी बाइलोब प्लस में डाइथिकस फ्लावर। इफ ईच माइक्रोस्पोरेंजियम हैज 5 पोलन मदर सेल, यानी उसके अंदर जो माइक्रोस्पोरेंजियम है, हमें पता है कि अगर हमारा बाइलोब है और डायाथीकस है तो ये हमारा सपोज एंथर है। ठीक है, एक एंथर है, इस एक एंथर के अंदर ये क्या है, बाइलोब हो गए, एक लोब भी हो गया, एक लोब भी हो गया, डायाथीकस हो गया। ठीक है, ये मान लीजिए हमारा डायाथीकस, एक लोब हमारा डायाथीकस हो गया, और इसके अंदर माइक्रोस्पोरेंजियम है, और इन माइक्रोस्पोरेंजियम में 5 पोलन मदर सेल है। ठीक है, यहाँ पर कितनी पोलन मदर सेल है, 5 पोलन मदर सेल है, 1 2 3 4 5। ठीक है, ऐसे करके इसके अंदर 5 पोलन मदर सेल है। तो मान लीजिए एक पोलन मदर सेल है तो वो कितने बनाएगी, 5 into 4, क्योंकि मियोसिस होता है तो 20 पोलन ग्रेन एक हमारा, मतलब एक माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर
हमारी 5 पोलन मदर सेल है तो एक माइक्रोस्पोरेंजियम कितने एंथर बनाएगा? हमारा 20 बनाएगा। ठीक है, ऐसे करके हमारे पास कितने माइक्रोस्पोरेंजियम है? 20। एक सेकेंड, यस, 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 20 इंटू 4 कितना हो गया हमारे पास? 80 हो गया, है ना। और ऐसे करके हमारे पास प्लांट के ऊपर कितने स्टेमन है? 10 स्टेमन है। तो टोटल कितने पोलन ग्रेन्स बनेंगे? 800। ठीक है, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? सॉरी, आंसर क्या हो जाएगा? 800। देखो, कंफ्यूजन नहीं होना है। कैसे हमने कहा? हमने इसकी गिवन जो कंडीशन है उसको देखा। इन्होंने कहा कि एक फ्लावर है, उसके ऊपर हमने कहा 10 स्टेमन है। ठीक है भैया, हमारे कितने स्टेमन है? 10 स्टेमन है। हर एक स्टेमन के अंदर क्या चीज प्रेजेंट है? बाइलोब्ड डायाथिकस फ्लावर। बाइलोब का मतलब है 2 लोब है। ठीक है, एंड डायाथिकस है मतलब हर एक लोब के अंदर एक, डायाथिकस का मतलब 2-2 थीका है। 2-2 थीका का मतलब ये हो गया कि हर एक थीका के अंदर क्या है? माइक्रोस्पोरेंजियम मदर सेल। इसने कहा कि एक थीका के अंदर अगर मेरी 5 पोलन मदर सेल है तो ऐसे 4 थीका मेरे पास है। ठीक है, 4 थीका है मेरे पास, 4 थीका है। और इन 4 थीका में मेरी कितनी पोलन मदर सेल है? मेरे पास पोलन मदर सेल है 5। ठीक है, और जब मियोसिस होता है तो एक पोलन मदर सेल 4 स्पोर को मतलब पोलन ग्रेन को प्रोड्यूस करती है। ठीक है, अब इन सबको इंटू कर लीजिए। ये हो गया मेरा 40 इंटू 20 एंड ये हो जाएगा मेरा 800, यानी कि इतने पोलन ग्रेन मुझे मिलेंगे उस प्लांट से। क्लियर? आई एम श्योर इससे अभी आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा कि किस तरीके से पोलन ग्रेन हमारे प्रोड्यूस होने वाले हैं। सिंपली आपको क्या करना है? आपको कैलकुलेट करना है। बस आपने ध्यान क्या रखना है कि जो माइक्रोस्पोरेंजियम मदर सेल होती है उनमें मियोसिस होता है, और मियोसिस के बाद हमें 4 फंक्शनल पोलन ग्रेन मिलते हैं। लेकिन जब हम मेगास्पोरेंजियम मदर सेल की बात करते हैं, मियोसिस उनमें भी होता है, लेकिन उनमें हमारे बाकी 3 जो स्पोर है वो डीजनरेट हो जाते हैं और हमें एक ही फंक्शनल स्पोर मिलता है, मेगास्पोर मिलता है, जिसे हम ओवा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फ्लो ऑफ एनर्जी बिटवीन वेरियस कंपोनेंट ऑफ द फूड चेन। आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है फ्लो ऑफ एनर्जी के बारे में। द ईच ट्रॉपिकल लेवल लॉसेस सम एनर्जी एज हीट टू द एनवायरमेंट। भैया हर एक ट्रॉपिकल लेवल कुछ एनर्जी को लॉस करता है। Each tropic level loses some energy as heat to the environment. Okay, the amount of energy available at each tropic level is 10% of previous tropical level. Energy flow is unidirectional. Green plant capture about 10% of the solar energy that falls on leaves. I think इसमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट होना चाहिए, क्योंकि हर एक ट्रॉपिकल लेवल कुछ एनर्जी को लॉस करता है हीट की फॉर्म में। ये हमारा सही है। द अमाउंट ऑफ एनर्जी अवेलेबल एट ईच ट्रॉपिकल लेवल इज 10% ऑफ प्रीवियस ट्रॉपिकल लेवल, ये भी सही है। एनर्जी फ्लो इज यूनिडायरेक्शनल, ये भी सही है। हमारा जो ऑप्शन गलत है वो ये है, ग्रीन प्लांट कैप्चर अबाउट 10% ऑफ द सोलर एनर्जी दैट फॉल ऑन लीव्स। नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ 2% एनर्जी है जिसको यूज करता है। ठीक है, तो इनकरेक्ट ऑप्शन होगा, वो यहाँ से करेक्ट कर लेना। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट ऑप्शन हमें सेलेक्ट करना है, क्योंकि हमारे 3 ऑप्शन यहाँ से सही है और एक ऑप्शन हमारे यहाँ पे गलत हो जाता है। तो ऑप्शन डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, बशर्ते आपका इनकरेक्ट आपसे पूछा गया है, करेक्ट नहीं पूछा गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन द वेस्कुलर कैम्बियम इज प्रेजेंट बिटवीन द जाइलम एंड फिलोएम देन द वेस्कुलर बंडल इज कॉल्ड। अगर आपका वेस्कुलर कैम्बियम प्रेजेंट है जाइलम और फिलोएम के बीच में, तो इस तरीके का जो हमारा वेस्कुलर बंडल होता है उसे हम एंडार्क कहते हैं। क्या कहते हैं? एंडार्क कहते हैं। तो ऑप्शन डी हमारे यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। फंक्शन ऑफ टिफ्लोसोल इन अर्थवॉर्म इज, अगर आपने अर्थवॉर्म का स्ट्रक्चर पढ़ा है उसकी डाइजेस्टिव ट्रैक में, उसके एलिमेंट्री कैनाल में आप देखते हो कि टिफ्लोसोल प्रेजेंट होते हैं। बेसिकली टिफ्लोसोल का काम क्या होता है? दे इंक्रीज द एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन इन द इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन के अंदर एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करने के लिए हमारे अर्थवॉर्म में हमें टिफ्लोसोल जैसी स्ट्रक्चर देखने को मिलती है। फ्लेम सेल, जो कि किसका फीचर है? प्लैटीहेलमिन्थेस का। प्लैटीहेलमिन्थेस हमारे फ्लैटवर्म जिसे हम कहते हैं,
ठीक है। तो प्लैटीहेलमिन्थेस के अंदर फ्लेम सेल्स हमें देखने को मिलती हैं। दे प्रेजेंट इन द मेंबर ऑफ प्लैटीहेलमिन्थेस आर स्पेशलाइज्ड टू फॉर्म, क्या फंक्शन परफॉर्म करती है? इनका मेन फंक्शन तो होता है एक्सक्रीशन का, लेकिन उसी के साथ साथ ये और भी काम करती है जिसे हम कहते हैं ओस्मो रेगुलेशन। ठीक है, तो आप ऑप्शन में से चूज कर लीजिए किस ऑप्शन में आपको ओस्मो रेगुलेशन प्लस एक्सक्रीशन दिया हुआ है। तो यहाँ से ऑप्शन हमारा सही हो जाता है ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन, ऑप्शन 3 हमारा सही हो जाएगा। टॉक्सिसिटी ऑफ विच माइक्रोन्यूट्रिएंट इंड्यूस डेफिशिएंसी ऑफ आयरन, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम, कौन सा वो माइक्रोन्यूट्रिएंट है जिसकी डेफिशिएंसी की वजह से टॉक्सिसिटी क्रिएट होती है, यानी सॉरी टॉक्सिसिटी, जिसकी टॉक्सिसिटी की वजह से डेफिशिएंसी क्रिएट होती है आयरन, मैग्नीशियम और कैल्शियम की। तो यहाँ से हमारा हो जाता है मैग्नीज। मैग्नीज की डेफिशिएंसी से, सॉरी टॉक्सिसिटी से आयरन, मैग्नीशियम और कैल्शियम की डेफिशिएंसी आपको देखने को मिलेगी। कंसिडरिंग द स्ट्रोक वॉल्यूम ऑफ अ हेल्दी पर्सन, आपको एक हेल्दी पर्सन है, उसका स्ट्रोक वॉल्यूम दिया हुआ है। ठीक है, स्ट्रोक वॉल्यूम कितना है? 70 मिलीलीटर है। आइडेंटिफाई द कार्डियक आउटपुट इन 1 आवर फ्रॉम ऑफ द फॉलोइंग, आपको कार्डियक आउटपुट यहां से बतानी है, और कार्डियक आउटपुट आपको बतानी है किसके कंटेक्स्ट में बतानी है? 1 आवर की कंटेक्स्ट में आपको बतानी है। तो देखो, जब भी हम निकालते हैं कार्डियक आउटपुट, कार्डियक आउटपुट का फॉर्मूला होता है स्ट्रोक वॉल्यूम प्लस में जितना हमारा हार्ट बीट कर रहा है 1 मिनट में। ठीक है, 1 मिनट के कंसेप्ट में हम लोग निकालते हैं। आपको पता है 1 मिनट में जो हेल्दी पर्सन का हार्ट है वो 72 टाइम्स बीट करता है। ठीक है, तो स्ट्रोक वॉल्यूम 70 ml दिया हुआ है एंड बीटिंग दी हुई है पर मिनट के हिसाब से, पर मिनट के हिसाब से दी हुई है, लेकिन हमें क्या निकालना है? पर आवर के हिसाब से कार्डियक आउटपुट निकालनी है। तो हम इंटू 60 कर देंगे, है ना, क्योंकि 1 मिनट में अगर हमारा 72 है तो 60 मिनट के अंदर हमारा कितना होगा? अब आप इन चीजों को इंटू कर लीजिए, ये कितना वैल्यू आएगा? एक सेकेंड रुकिए, यस, ये हमारा वैल्यू आ गया 302,400 मिलीलीटर। ठीक है, लेकिन आपसे देखिए क्वेश्चन में पूछा गया है लीटर 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 लीटर, ये मिलीलीटर पर आवर तो हो गया, लेकिन हमें लीटर में करना है। अगर हमें लीटर में करना है तो हम अपॉन 1000 कर देंगे, है ना। अगर इसको लीटर में करना है तो अपॉन 1000 कर देंगे। अब यहाँ से हम लोग कर सकते हैं, ये हमारा लीटर का वैल्यू हो गया, यहाँ से हमारा वैल्यू कट गया और यहाँ से हमें आंसर आ जाएगा 0.0 लीटर पर आवर, ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा। यस, सो यहाँ पे ऑप्शन हमारा एक्चुअली ये है, बट ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, ये यहाँ से ये ऑप्शन आएगा, राइट, ये वैल्यू हमारी आएगी, यहाँ से गलत प्रिंट हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। कैसे कैलकुलेट किया? कार्डियक आउटपुट जब भी हमें कैलकुलेट करनी है, स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू में जितना टाइम आपका हार्ट बीट कर रहा है, और ये वैल्यू हम लोग मिनट के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं। तो ऑफ कोर्स अगर आपसे आर में पूछा गया है तो आप आर के हिसाब से इंटू 60 मिनट कर देंगे, और अगर आपसे लीटर में पूछा गया है तो आप उसके हिसाब से लीटर से कैलकुलेट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या आ जाता है? फंक्शन ऑफ कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल इन अमीबा। अमीबा के अंदर आपको पता है कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल प्रेजेंट होती है, और इन कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल का काम क्या होता है? इनका काम है ओस्मो रेगुलेशन प्लस में कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल है ना, तो एक्सक्रीशन का काम एक्चुअली होगा। ठीक है, एक्सक्रीशन का काम होगा। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। द कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड बाय अ पेयर ऑफ साइनेप्स होमोलोगस क्रोमोसोम इज, आपसे पूछा है कि साइनेप्स्ड होमोलोगस क्रोमोसोम की वजह से जो कॉम्प्लेक्स बनता है किस टाइम पे बनता है? आपको पता है मियोटिक डिवीजन में बनेगा, मियोसिस में बनेगा, और इस कॉम्प्लेक्स को हम क्या कहते हैं? बाइवेलेंट की फॉर्मेशन कहते हैं। ये आप देखते हो जब आप मियोसिस पढ़ोगे तो मियोटिक फर्स्ट डिवीजन में, फर्स्ट मियोसिस डिवीजन में हमें बाइवेलेंट की फॉर्मेशन देखने को मिलेगी।
इन ब्रायोफाइलम द एडवेंटिशियस बर्ड्स अराइजेस फ्रॉम, जो ब्रायोफाइलम है उसके अंदर एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में हमारे पास एडवेंटिशियस बर्ड अराइज होती हैं, और किससे अराइज होंगी, ये अराइज होती हैं हमारी नॉचेस इन द लीफ मार्जिन, लीफ के मार्जिन पर कुछ स्पेसिफिक टाइप के नॉच प्रेजेंट होते हैं और वहीं से हमारा अराइज होती है ये एसेक्सुअल बॉडी या एडवेंटिशियस बर्ड हम जिसे कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस इज फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ, यहाँ पर ऑप्शन आप लिख लेना, दिस इज आवर फर्स्ट ऑप्शन बी सी डी, ठीक है, यहाँ से ए बी सी डी, ए बी सी डी, ठीक है। ओके, तो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस इज फॉर्म बाय फ्यूजन ऑफ, अगर आपने पढ़ा है जब हम एंजियोस्पर्म की बात करते हैं तो एंजियोस्पर्म के अंदर हमें एक फिनोमेना देखने को मिलता है, इस फिनोमेना का नाम है डबल फर्टिलाइजेशन। जब हम डबल फर्टिलाइजेशन की बात करते हैं तो डबल फर्टिलाइजेशन में दो पोलर न्यूक्लियाई दो मेल न्यूक्लियाई का फ्यूजन होता है। अब इन दो मेल न्यूक्लियाई में से एक मेल न्यूक्लियाई तो फ्यूज होता है किसके साथ, एक मेल न्यूक्लियाई जाता है हमारी एग सेल के साथ, और जो दूसरा मेल न्यूक्लियाई है ये यहां पर जाएगा किसके साथ, एक सेकेंड, जो हमारा दूसरा मेल न्यूक्लियाई होगा ये फ्यूज होगा हमारी टू सेंट्रल सेल के साथ। सेंट्रल सेल एक ही है, टू न्यूक्लियाई ऑफ सेंट्रल सेल, ठीक है, सेंट्रल सेल हमारी एक ही होती है, बस वो बाइन्यूक्लिएटेड होती है, तो इसे को हम डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं, जिसमें इसके फ्यूजन के बाद प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस या कहें कि एंडोस्पर्म की फॉर्मेशन यहाँ से होने वाली है। ये एंडोस्पर्म का प्लॉइडी क्या होता है, ट्रिप्लॉइड होगा, और यहाँ से बनेगा जायगोट, जायगोट का प्लॉइडी कितना होगा, डिप्लॉइड होगा। यहाँ पे ट्रिप्लॉइड क्यों बना, एक हैप्लॉइड मेल न्यूक्लियाई आया और सेंट्रल सेल के अंदर दो न्यूक्लियस पड़े हुए थे, दोनों न्यूक्लियस का प्लॉइडी कितना था, हैप्लॉइड हैप्लॉइड था, तो तीन हमारे पास हो गया ना, तीन न्यूक्लियस हो गए, तो उनके फ्यूजन से हमें एंडोस्पर्म मिला, और एंडोस्पर्म हमारा क्या हो गया, ट्रिप्लॉइड हो गया। तो यहाँ से एक चीज और क्लियर हो गई कि जो एंडोस्पर्म है उसका प्लॉइडी क्या होता है, ट्रिप्लॉइड होता है, बट किसके केस में, एंजियोस्पर्म के केस में। लेकिन अगर आप जिम्नोस्पर्म के केस में देखते हो तो जिम्नोस्पर्म के केस में एंडोस्पर्म का प्लॉइडी क्या होता है, हैप्लॉइड नेचर होता है, प्लॉइडी उसका हैप्लॉइड होगा। क्यों होगा, क्योंकि जिम्नोस्पर्म में जो एंडोस्पर्म बनता है ये बिफोर फर्टिलाइजेशन बनता है, एंजियोस्पर्म में कहाँ बना, एंजियोस्पर्म में आफ्टर फर्टिलाइजेशन बना ना, डबल फर्टिलाइजेशन हुआ तभी तो एंडोस्पर्म बना, इसलिए उसका प्लॉइडी कैसा है, ट्रिप्लॉइड नेचर है, और यहाँ पर हैप्लॉइड नेचर है। तो क्वेश्चन में अभी आप सॉल्व कर सकते हो, आपसे पूछा गया है कि जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बन रहा है, पेन की बात कर रहे हैं, इस पेन की बात कर रहे हैं जिसकी कंसेप्ट की बात हमने अभी करी, ठीक है, तो ये जो हमारा प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बन रहा है, बना कैसे, अभी हमने बात करी, वन मेल न्यूक्लियाई होगा और दो हमारे सेंट्रल सेल के न्यूक्लियाई होंगे। तो अब आप यहां से आंसर को सिलेक्ट कर लीजिए, कौन सा आंसर हमारे यहां से करेक्ट होगा, ठीक है। टू पोलर न्यूक्लियाई, टू मेल गैमेट, नहीं जी, टू पोलर न्यूक्लियाई, वन मेल गैमेट, हाँ ये हमारा बिल्कुल सही होगा। टू पोलर न्यूक्लियाई है, सेंट्रल सेल के दो पोलर न्यूक्लियाई होंगे और एक हमारा मेल गैमेट होगा, और इसी से हमारा ट्रिप्लॉइड बनेगा एंडोस्पर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एएनएफ फैक्टर की बात हो रही है, एएनएफ की बात हो रही है यानी कि एक्टियल नाइट्रोयूरेटिक फैक्टर की बात हो रही है। ये किस तरीके से काम करता है, बेसिकली ये आपके हार्ट में प्रेजेंट होता है और ये एक वेसोडाइलेटर होता है, और इसका काम क्या है, इट चेक ऑन रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म के ऊपर ये काम करता है। जब इसे लगता है कि ये किडनी से एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करा देता है, वेसोडाइलेटर की तरह ये काम करता है, किडनी में एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज कराएगा, कौन, एट्रियल नाइट्रोयूरेटिक फैक्टर, ठीक है। हार्ट इसको रिलीज करता है, यानी कि हार्ट की जो सेल्स होती हैं वो इसको रिलीज करती है। वेसोडाइलेटर होता है, डायलेशन कर देता है ब्लड वेसल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वाइब्रेशन फ्रॉम द ईयर ड्रम आर ट्रांसमिटेड थ्रू ईयर ऑसिकल टू, किसको जाती है, ओवल विंडो को जाती है। अगर आपने ईयर का स्ट्रक्चर पढ़ा है तो वहां से आई एम श्योर ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, बैम्बू स्पीसीज फ्लावर, बैम्बू स्पीसीज के अंदर आपको फ्लावरिंग कब देखने को मिलेगी? तो बैम्बू स्पीसीज की बात हो रही है तो बैम्बू का आपको पता है वो लाइफ टाइम में सिर्फ एक ही बार फ्लावरिंग करता है। Which pair of the following cells in the embryo sac are destined to change their ploidy after fertilization? fertilization के बाद किसकी ploidy change होती है? अभी हमने एंजियोस्पर्म के अंदर fertilization की बात करी थी, है ना? तो वहां पे किस किसकी ploidy change हो रही थी? एग सेल की ploidy change हो रही थी, बिल्कुल हो रही थी, क्योंकि एग सेल फ्यूजन के बाद जायगोट बनाती है। सेंट्रल सेल की ploidy change हो रही थी, बिल्कुल चेंज हो रही थी, क्योंकि सेंट्रल सेल है जिसके अंदर दो पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं, जो फ्यूजन के बाद ट्रिप्लॉइड हो जाता है, एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन करता है। ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। एंटीपोडल सिनर्जिड सेल्स दोनों हैप्लॉइड होती हैं और दोनों का हैप्लॉइड ही रहता है, बल्कि ये बाद में डीजनरेट हो जाती हैं। सिनर्जिड और एग सेल का तो होता है बट सिनर्जिड का प्लॉइडी चेंज नहीं होता। सेंट्रल सेल का होता है बट एंटीपोडल का नहीं होता। तो ऑप्शन ए यहाँ से करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कि एग सेल और सेंट्रल सेल है जिसका फर्टिलाइजेशन के बाद प्लॉइडी चेंज हो जाता है। कैसा? एग सेल डिप्लॉइड हो जाएगा और सेंट्रल सेल डिप्लॉइड हो जाता है। In the female reproductive system, a tiny finger-like structure which lies in the upper junction of the two labia minora above the urethral opening is called. आपने फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर अगर पढ़ी है तो वहां पे आपने देखा होगा कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर एक टाइनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती है जो लेबिया माइनोरा के जंक्शन पर प्रेजेंट है, यूरिथ्रल ओपनिंग के जस्ट ऊपर। उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम क्लिटोरिस कहते हैं, जिसको लिटिल पेनिस कहा जाता है, या कहें कि फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में एक होमोलोगस स्ट्रक्चर है किसका? मेल पीनस का। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है द मेल सेक्स एक्सेसरी डक्ट इंक्लूड। जो मेल सेक्स एक्सेसरी डक्ट है वो कौन कौन सी है? तो आपने पढ़ा होगा मेल सेक्स एक्सेसरी डक्ट के अंदर हमारे पास रीडेटेस्टिस आती है, बिल्कुल। वैसा फ्रेंशिया है, एपिडिडाइमस है, वैसा डेप्टेंस। ये ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं। रीडेटेस्टिस है, वैसा फ्रेंशिया, एपिडाइमस है, बट सेमिनल वेसिकल नहीं होती। सेमिनल वेसिकल इज नॉट पार्ट ऑफ मेल सेक्स एक्सेसरी डक्ट। सेमिनल वेसिकल प्रेजेंट होती है टेस्टिस के अंदर। सेमिनल वेसिकल ही वो लोकेशन है जहां पर हमारा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनता है। एक्चुअली सेमिनल वेसिकल नहीं, टेस्टिस के अंदर हमारी इंटरस्टिशियल सेल्स होती हैं जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को सिंथेसिस करती हैं। सेमिनल वेसिकल वो लोकेशन है जहां पर स्पर्मियोजेनेसिस होता है। स्पर्मियोजेनेसिस कहें या स्पर्मोजेनेसिस आप कह सकते हो, कि जो हमारे मेल गैमीट्स हैं यानी कि स्पर्म है उसका फॉर्मेशन सेमिनल वेसिकल के अंदर ही होता है। दो तरीके की सेल वहां पर होती है, सर्टोली सेल और हमारी जर्म सेल से हमारा स्पर्म बनेगा, उसकी फॉर्मेशन होगी। तो सेमिनल वेसिकल तो हो नहीं सकते क्योंकि वो तो टेस्टिस का पार्ट है ना। तो यूरिथ्रा भी नहीं हो सकता क्योंकि यूरिथ्रा तो हमारा यूरिन को पास होने के लिए ट्रैक है, तो यूरिथ्रा हमारा सेक्स एक्सेसरी डक्ट में नहीं आता। रीटेटेस्टिस, वेसिफरेंशिया, सेमिनल वेसिकल, अगेन तो ये तीनों के तीनों ऑप्शन हमारे इनकरेक्ट हो जाते हैं। ऑप्शन ए ही यहाँ से हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है। Which of the following statement is correct? Female carrier for hemophilia may transmit the disease to son. अगर फीमेल कैरियर है हीमोफीलिया के लिए तो वो ट्रांसमिट कर सकती है डिजीज को टू सन्स। ये बात करेक्ट बात है। अगर फीमेल कैरियर है, ठीक है, फीमेल अगर मान लीजिए ये कैरियर है, मान लीजिए हमने ये कहा कि कैरियर है हमारे पास और ये हमारा मेल है, तो जब इसमें गैमेट फॉर्मेशन होगी तो आपको पता है कि ये हमारा डॉटर बनेगा, जिसमें डॉटर हमारा क्या बनेगा? आगे कैरियर बनेगा। लेकिन अगर यही गैमेट हमारा जाता है किसके पास? सन के पास जाएगा, एक्स हमारा सन के पास ही जाएगा, क्योंकि सन को तो वाई मेल से मिल रहा है और एक्स कहाँ से मिल रहा है? फीमेल से मिल रहा है। तो उस कंडीशन में हमारा जो सन होगा वो क्या होगा? डिजीज्ड होगा। ठीक है। और जो फीमेल बनेगी, जो डॉटर बनेगी, वो कैरियर होगी, वो डिजीज नहीं होगी, वो कैरियर होगी। तो ये बात तो कंफर्म है कि फीमेल कैरियर हीमोफीलिया की ये ट्रांसमिट कर सकती है डिजीज को टू सन। सन को तो जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है, क्योंकि जो एक्स क्रोमोसोम है वो कहां से जाता है? सन के पास, वो मदर से ही जाता है। तो ऑप्शन ए तुम्हारा करेक्ट हो गया। सेकेंड ऑप्शन में क्या बोला गया है? सेकेंड ऑप्शन कह रहा है थैलेसीमिया इज अ क्वालिटेटिव प्रॉब्लम। नहीं जी, थैलेसीमिया की वजह से एनीमिया होता है, लेकिन थैलेसीमिया एक क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर है। क्वांटिटेटिव का मतलब इसमें आपके जो आरबीसी है उनका क्वालिटी चेंज नहीं होता बट उनका क्वांटिटी कम हो जाता है, इसीलिए थैलेसीमिया की वजह से एनीमिया देखने को मिलता है।
क्वांटिटेटिव एनीमिया देखने को मिलता है, यानी कि क्वांटिटी कम हो जाती है, आरबीसी कम हो जाती है आपके ब्लड के अंदर। चेंज इन होल सेट ऑफ क्रोमोसोम इज एन्यूप्लॉइडी, बिल्कुल नहीं, एन्यूप्लॉइडी नहीं होता। पॉलीप्लॉइडी के अंदर हमें पूरा सेट ऑफ क्रोमोसोम चेंज देखने को मिलता है। सिकल सेल एनीमिया इज अ क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम, नहीं, ये बिल्कुल रिवर्स बोल दिया। सिकल सेल एनीमिया हमारा क्वालिटेटिव प्रॉब्लम है, क्योंकि सिकल सेल एनीमिया में आप देखोगे जो आरबीसी का बाइकॉनकेव शेप था वो सिकल सेल्ड हो जाता है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। तो यहाँ से करेक्ट ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन ए। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन ए सही है, क्योंकि बाकी सारे ऑप्शन यहाँ पर गलत हैं। नेक्स्ट, जीन मैपिंग टेक्नोलॉजी इज डेवलप्ड बाय, कौन थे वो जिन्होंने जीन मैपिंग टेक्निक को डेवलप किया? तो ये हमारा स्टैटिक क्वेश्चन है। स्टर्ट वेंट हमारे वो साइंटिस्ट है जिन्होंने जीन मैपिंग टेक्निक को डेवलप किया है। नेक्स्ट है हमारे पास जिफ्ट। जिफ्ट क्या है? जिफ्ट का फुल फॉर्म आपको बताना है। जायगोट इंट्राफेलोपियन ट्यूब ट्रांसफर होता है, जिसमें जायगोट को फिलोपियन ट्यूब के अंदर ट्रांसफर किया जाता है, दैट इज जिफ्ट। एग्जाम्पल फॉर हार्मोन रिलीजिंग आईओडी, एग्जाम्पल बताना है आपको हार्मोन रिलीजिंग आईओडी का। तो हार्मोन रिलीजिंग आईओडी के अंदर आपके पास LNG-20 आता है। ठीक है, MTPs और मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी आर कंसिडर रिलेटिवली सेफ ड्यूरिंग, किस ट्राइमेस्टर के अंदर MTPs को सेफ माना जाता है? MTPs को फर्स्ट ट्राइमेस्टर में सेफ माना जाता है। उसके बाद अगर MTPs कराया जाता है तो वो मदर के लिए हार्मफुल हो सकता है।